Hello everyone, a very good morning. Today in this video we will learn the universal law of gravitation. Now since from the name only you can just guess it कि as this is universal law of gravitation means this law is valid for everything in the universe. Universe में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए ये law hold करेगा. Okay, so before just proceeding for this universal law of gravitation, let us understand what is gravitational force, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ लिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. ये वो फोर्स है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ एन एप्पल एंड एन अर्थ. ठीक है, आपको पता है अर्थ और एप्पल के बीच में एक अट्रैक्शन होता है. ठीक है, अब अट्रैक्शन होता है, लेट अस कंसीडर कि जो एप्पल है ये किसी सर्टेन डिस्टेंस पे है और अर्थ किसी सर्टेन डिस्टेंस पे है. ठीक है, और दोनों नॉन जीरो मास है. नॉन जीरो मास का मतलब ये वेटलेस नहीं है, इनका कोई मास होगा. जीरो मास वाले नहीं है, ये नॉन जीरो है. नॉन जीरो मतलब कोई नंबर होगा, इनके मास का कोई यूनिट होगा, कोई मैग्नीट्यूड होगा. ठीक है, ये लोग वेटलेस नहीं है, मीन्स इनका कोई वेट होगा. इज़ दैट क्लियर? सो अभी दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है, सो अभी जैसे ये तो हमने पढ़ लिया है कि येस एप्पल कम्स टू अर्थ. ठीक है, और अगर ये नहीं पढ़ा होता तो हम ये सोचते कि भाई एप्पल आ रहा है अर्थ की तरफ या फिर अर्थ जा रहा है एप्पल की तरफ. ये क्वेश्चन आ सकता था अगर हम ये कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े होते. बट अब ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या जानते हो कि बोथ अप्लाई एन इक्वल फोर्स टू अट्रैक्ट ईच अदर. अर्थ भी एक फोर्स लगा रहा होगा और एप्पल भी एक फोर्स लगा रहा होगा. लेकिन अगर दोनों का फोर्स इक्वल है, मींस एप्पल का फोर्स और अर्थ का फोर्स अगर इक्वल है, सो आपने पढ़ा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है. ठीक है, तो अगर दोनों का फोर्स इक्वल है मींस दोनों का एक्सेलरेशन भी इक्वल होगा. और अगर एक्सेलरेशन इक्वल होता है तो दोनों एक ही तरफ एक ही सेम स्पीड से एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, लेकिन हमको ये समझना है कि दोनों में कौन किस तरफ एक्सेलरेट करता है या कौन ज़्यादा करता है. सो फ्रॉम द फिगर ओनली यू कैन जस्ट सी कि दिस इज़ अ मिनिएचर टाइप ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा है एंड द अर्थ इज़ वेरी बिग. ओके, सो मान लिया जो अर्थ का मास होगा वो एप्पल के मास से बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, मोर देन द मास ऑफ एप्पल. ओके, एंड वी ऑल्सो नो कि F इज इक्वल्स टू M इंटू ए. ये थर्ड लॉ से हमने निकाला था कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास. ये समझ में आ गया. अब आपको ये देखना है कि फोर्स तो इक्वल है तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा? मास पे. ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल फोर्स की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन भी इक्वल होना चाहिए. मतलब जितना एक्सेलरेट मैं कर रही हूँ दूसरी बॉडी भी उतना एक्सेलरेट करना चाहिए. बट ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे हमने फोर्स को मान लिया कि ठीक है लेट इट बी इक्वल, लेट अस नेग्लेक्टेड. तो अब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मास पे. अब हमको ये भी पता है कि जो मास ऑफ द अर्थ है इज़ वेरी ग्रेटर और वेरी लार्ज देन द मास ऑफ द एप्पल. इसका मतलब आपको ये पता है कि A इज इक्वल्स टू F अपॉन M होता है. मतलब A का सीधा रिश्ता फोर्स से है और इन्वर्स रिश्ता M से है. मींस अगर इन्वर्स में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी. नाउ सिंस वी हैव A का उल्टा रिश्ता है मास से और मास ऑफ द अर्थ ज़्यादा है, मींस मास ऑफ द अर्थ बड़ा है, तो एक्सेलरेशन कम होगा. ठीक है, अब एप्पल के केस में मास ऑफ एप्पल कम है, इस केस में क्या है, मास ऑफ द एप्पल कम है, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. सो एप्पल का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, अर्थ का एक्सेलरेशन कम होगा. मींस एप्पल एक्सेलरेट करेगा, अर्थ एक्सेलरेट नहीं करेगा. एंड देयरफॉर वी नो कि अर्थ के पास एप्पल आता है क्योंकि एप्पल एक्सेलरेट करता है ज़्यादा तो वो अर्थ के पास आता है. इज़ दैट क्लियर? Okay, so now let us start with gravitational law of universal law of gravitation. And to understand this concept, let us consider कि दो बॉडी है A और B. A थोड़ी बड़ी बॉडी है, B छोटी बॉडी है, सो मास जो होगा A का वो भी बड़ा होगा B से. Is that clear? Okay. Now let us consider that the distance between these two body be d. अब एक आपको चीज़ याद रखनी कि अगर ये दो बॉडी है तो उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ से ना लेके उनके सेंटर से लिया जाता है. मीन्स ये दूरी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ली जाती है. इज़ दैट क्लियर? ओके, सो
सिंस दिस बॉडी इज़ ग्रेटर देयरफॉर इसका मास इससे ज़्यादा होगा। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। वो फोर्स किसके बराबर होता है? दोनों बॉडी के प्रोडक्ट के, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन होता है दोनों बॉडी के प्रोडक्ट के, और इन्वर्स रिलेशन होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर पे। फॉर एग्जांपल ये दो बॉडी है, अगर इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है जो इन दोनों बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो इन दोनों बॉडी के प्रोडक्ट पे के इन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट पे होगा। ए का मास m1 है, बी का मास m2 है, दोनों के प्रोडक्ट पे, अपॉन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से सेंटर से लिया गया है, d सेपरेशन है उसका स्क्वायर। ओके, सो दिस इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप यहाँ से देखेंगे कि फोर्स जो है m1 और m2 मतलब दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आप देखिए, पहला जो स्टेटमेंट कह रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, ये पहला आ गया, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये दोनों आ गया। दोनों को कंबाइन कर लेंगे, देन यू विल गेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। अब आपको पता है ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन होती है, अगर यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगाते हैं तो पहली चीज़ तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने पे आप इज इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट टर्म ज़रूर यूज़ करेंगे। तो आपने इज इक्वल्स टू लगाया, एक कांस्टेंट टर्म आपने यहाँ पे g रख दिया, ठीक है, और सेम फॉर्मूला लिख दिया। दैट इज़, ये देखिए अभी जो रिलेशन है कि आपने पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है m1 और m2 से, और इन्वर्स रिलेशन है d स्क्वायर से। अगर दोनों में से किसी भी बॉडी का मास इंक्रीज़ हो रहा है सो फोर्स भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा रिश्ता है भाई, मास बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा। ऑन दी अदर हैंड डिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है, इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इन्वर्स होके फोर्स घटेगा, अगर डिस्टेंस घट रहा है तो फोर्स बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? नाउ अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा है एंड वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड इज इक्वल्स टू एंड g. Okay, so where this capital G is known as universal gravitational constant. This is known as universal gravitational constant. Okay, so F is equals to G m1 into m2 upon d square. अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है F is equals to G m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। इस d को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा f इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू g m1 इंटू m2। इज़ दैट क्लियर? आपको g की वैल्यू निकालनी है तो ये भी डाउन ले आइए, दैट इज़ f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू g. सो वी हैव g इज इक्वल्स टू f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ये जो g की वैल्यू है ये साइंटिस्ट लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश ने दी थी, ठीक है, और ये g का फॉर्मूला है। और ये जो g की वैल्यू होती है, क्योंकि दिस इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मीन्स सारे पूरे यूनिवर्स में ये जो g की वैल्यू है ये कांस्टेंट ही रहेगी, एंड द वैल्यू ऑफ g इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये जो है ये यूनिट होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, और ये होती है वैल्यू, ये वैल्यू है जो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, ये वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इज़ द यूनिट। वो कैसे आया? लेट मी टेल यू। वी नो दैट g इज इक्वल्स टू f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सो अगर इसकी यूनिट निकालनी है, इसका मतलब हमको इसके हर एक वैल्यू की यूनिट रखनी पड़ेगी। फोर्स की वैल्यू वी नो न्यूटन होती है इंटू डी स्क्वायर। डी यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया है, सेपरेशन लिया है, और उसको मीटर में मेजर करते हैं। सो डी स्क्वायर है, इसका मतलब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये दोनों मास है, सो के जी इंटू के जी, तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन kg का स्क्वायर, क्योंकि kg 2 टाइम है। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज न्यूटन मीटर अपॉन kg स्क्वायर। और अगर अपॉन हटाना चाह रहे हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर को आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर
इंटू ये 1/kg² को आप ये भी तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर. 1/kg² कैन बी रिटन एज kg⁻². Hence this is the unit of gravitational constant and 6.67 into 10⁻⁻11 is the numerical value of gravitational constant. So therefore we can say ये जो law है gravitational जो law है universal gravitational law, ये सारी बॉडीज़ मीन्स जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, या जो मून है या जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रही है, या जो भी कोई भी बॉडी है वो ऊपर से नीचे आ रही है, या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है या जितना भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, वो एक दूसरे से लिंक है. तो ये जो लॉ है ये हमको मतलब इट हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. ये इस लॉ की हेल्प से हम इन सारी चीज़ों के मोशन के बारे में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी के टर्म्स में है, या फिर उसके रिलेशन में है, या फिर उसके कॉन्टेक्ट में है. ओके, नाउ होप दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू gravitational force. Okay, please do note down the notes which is provided along with the given video.